ओके, सो लेट्स बिगिन बाय रिवाइजिंग द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखा था हमने कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। तो कोनिकल पेंडुलम एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे पेंडुलम घूम रहा है जो एक इमेजिनरी कोन टाइप बना रहा है उसके ट्रैवर्स से, है ना। उसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम से अलग क्यों है? क्योंकि ये 3 डायमेंशन में घूम रहा है ना, आउट ऑफ द प्लेन भी ट्रैवल कर रही है। कोनिकल जो सिंपल पेंडुलम था वो केवल एक ही प्लेन में ट्रैवल करता था। ठीक है, तो इसके लिए सारी चीज़ें लिख सकते हैं। कैसे? एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका एफबीडी बना लिया। ठीक है, तो एम जी नीचे लग जाएगा, टेंशन इस तरफ लगेगा। तो टेंशन के अगर सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है तो टेंशन के 2 कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए, टी कॉस थीटा ऊपर और की साइन थीटा टुवर्ड्स द सेंटर। तो टी कॉस थीटा को तो एम जी बैलेंस कर देगा। रीज़न क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, और इस डायरेक्शन में सेंटर वाले डायरेक्शन में टी साइन थीटा will be responsible for centripetal acceleration. So that's why it is mv square by r. अब r क्या है? रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो रेडियस हम लेंथ ऑफ पेंडुलम के टर्म्स में लिख देंगे l sin थीटा, बिकॉज वी नो थीटा है एंड वी नो l है। ठीक है, तो 2 इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन कर दिया तो हमारे पास टेन थीटा निकल के आ गया। टेन थीटा निकल के आया, उसको रीअरेंज कर तो v की वैल्यू निकल के आ गई। So depending upon particular L and particular theta, we have a particular V. ठीक है, and clearly velocity vector, tension vector और gravity वाले weight vector से दोनों से perpendicular है. So velocity is perpendicular to tension vector and velocity is perpendicular to weight vector. तो इसलिए work done by gravity भी ज़ीरो होगा और work done by tension भी ज़ीरो होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी भी ज़ीरो है, वर्क डन बाय टेंशन भी ज़ीरो है। इसका मतलब नेट वर्क डन ज़ीरो है क्योंकि उस पर ये दोनों तो फोर्स लग रहे हैं। तो देर इज़ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड बिकॉज देर इज़ नो वर्क डन बाय एनी काइंड ऑफ फोर्सेज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो, दिस मीन्स स्पीड इज़ नॉट चेंजिंग। इसका मतलब कि वो अपनी स्पीड को सस्टेन कर पाएगा, कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि हमने कोनिकल पेंडुलम को घुमा के छोड़ते अगर टेबल पे तो वो रुक जाता है फाइनली। ऐसा नहीं होगा कि वो इनफाइनाइट टाइम तक घूमते ही रहे। तो ऐसा प्रैक्टिकली क्यों होता है कि भाई वो उसकी स्पीड लूज हो जाती है? क्योंकि फ्रिक्शन का कंसिडरेशन नहीं किया हमने यहाँ पे। हमने ऐसा माना है कि ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, लेकिन वास्तव में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो होता है टेबल पे, इसलिए वो असलियत में रुक जाता है। ठीक है, फिर आ गया अपन टाइम पीरियड निकालने पर। तो टाइम पीरियड यानी कि एक टाइम पीरियड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। सो दैट इज़ 2πr, सरकमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल डिवाइडेड बाय स्पीड, और स्पीड का एक्सप्रेशन हम ऊपर निकाल चुके हैं। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट किया और यहाँ से जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई 2π√h/g, वेयर h इज नथिंग बट वर्टिकल पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, जस्ट अ सेकेंड, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेपरेशन बिटवीन दैट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। तो जैसे सिंपल पेंडुलम के केस में हम कैसे इस क्वांटिटी को याद रखते थे, वो तो नॉर्मली पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ सर्कल के बीच में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही आती थी। तो यहाँ पे भी वैसे ही याद रखना है, लेकिन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अब एच नहीं रहेगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो थोड़ी सी टिल्टेड हो चुकी है। सो दैट्स वाई दिस थिंग विल बी, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल, सो दिस थिंग विल बी एल कॉस थीटा। ठीक है, तो बट हाँ याद रख सकते हैं कि ये वर्टिकल वाली डिस्टेंस और दूरी इससे नहीं लेनी है, सेंटर ऑफ सर्कल से लेनी है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। दिस वाज द क्वेश्चन, अ बॉय रोल्स अ स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर एट अ हाइट ऑफ 4.9 मीटर अबव द ग्राउंड। तो 4.9 मीटर ऊपर एक लड़का ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में पत्थर बांध के स्ट्रिंग में घुमाया जा रहा है। सो द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड स्टोन फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली and strikes the ground at a point which is 10 meter away from the point on the ground, directly below the point where the string had broken. तो अचानक से स्ट्रिंग कट गई, स्ट्रिंग कट गई तो पत्थर फ्लाई ऑफ होकर गिर गया। और कितनी दूर जाके गिरा? जिस पॉइंट से गुजरा है, जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग टूटी है उससे वर्टिकली डाउन एक पॉइंट अगर बनाए अर्थ के सरफेस पे, तो उस वर्टिकली डाउन पॉइंट से 10 मीटर दूर जाके गिरा है।
यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज उस प्रोजेक्टाइल की 10 मीटर है। सो इस डेटा के हिसाब से हमने टाइम निकाल लिया कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा, है ना। ऐसे वाई में इक्वेशन लगाई प्रोजेक्टाइल वाली 4.9 लिख के, तो हमें टाइम मिल गया। और फिर उसके टाइम की मदद से हमने वी के टर्म्स में 10 को लिख दिया। तो यहाँ से हमें मिल गया कि वी कितना है। तो सवाल में पूछा गया कि बताओ सेंट्रीपिटल एसिलेशन क्या था जब वो गोल गोल घुमा रहा था। तो स्पीड वी थी उसकी, तो वी स्क्वायर आर वॉज द सेंट्रीपिटल एसिलरेशन। तो वही आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट सिचुएशन में आ गए, दैट इज़ मोशन इन द वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में मोशन हो रहा है तो उसको कैसे एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे अगर तुम एक बार गौर से देखो, सो ये एक लाइट रॉड है। लाइट रॉड यानी कि ना तो उसको कंप्रेस किया जा सकता है ना तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे स्ट्रिंग होती है यहाँ पर, तो उसको कंप्रेस तो किया जा सकता है लेकिन एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे लेकिन दोनों तरफ ये टेंशन ले लेगी, मतलब टेंशन भी लेगी और कंप्रेशन भी लेगी। जबकि जो स्ट्रिंग होती है, नॉर्मल रस्सी होती है, वो केवल टेंशन ले पाती है, कंप्रेशन नहीं ले पाती है। ठीक है, तो ये अंतर है रॉड और स्ट्रिंग में। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझा हमने कि मान लो सपोज़ हमारे पास एक ऐसी लाइट रॉड है और उससे एक मास एम अटैच्ड है। तो हम इसको कितनी स्पीड दें, ऐसा सवाल था कि मिनिमम कितनी स्पीड दें कि इसका वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाए। क्योंकि एक्सपीरियंस के थ्रू हम जानते हैं कि लेट्स से मान लो सपोज इसको थोड़ी सी स्पीड दी तो हो सकता है यहाँ तक पहुँचे फिर वापस आ जाए, थोड़ी और दी तो हो सकता है यहाँ तक पहुँचे वापस आ जाए, थोड़ी और दी तो हो सकता है 90 डिग्री तक पहुँच के वापस आ जाए, थोड़ी और दी तो हो सकता है 120 तक पहुँच के वापस आ जाए। तो सवाल ये है कि कंप्लीट कर लिए सर्कल, उतनी स्पीड दो इसको, तो वो स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सोचा कि ये रॉड अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जस्ट रुक भी जाए तो भी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक अगर पहुँच गई तो फिर आगे तो पहुँच ही जाएगी। मतलब यहाँ तक सर्कल कंप्लीट कर लिया, सेमी सर्कल, तो कंप्लीट सर्कल तो फिर कर ही लेगी। ये यहाँ पे पहुँच के स्लैग तो होगी नहीं, क्योंकि ये रॉड है। स्ट्रिंग होती तो स्लैग हो जाती, है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर भी इसमें कुछ ना कुछ कंप्रेशन आ पाएगा। तो हमने कंडीशन लगाई कि लेट से हमने यहाँ पे एक स्पीड दी वी, एंड लिमिटिंग केस में यहाँ टॉप पॉइंट पर पहुँच के उसकी स्पीड हो गई 0। और हमने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दी फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकेंड पॉइंट पर मास एम पर। तो कौन कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे, वर्क डन बाय ग्रेविटी। पहले समझा कि कौन कौन से फोर्सेस ऑपरेट हो रहे हैं इस मास पर। तो एक तो ग्रेविटी और एक टेंशन। ग्रेविटी धरती की वजह से, टेंशन रॉड की वजह से। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय टेंशन आएगा यहाँ पर। तो वर्क डन बाय टेंशन की वैल्यू तो 0 होगी। क्यों? क्योंकि टेंशन हमेशा छोटे से डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है। सो टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन बाय टेंशन इज 0 क्लियरली। सो केवल हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी का कंसिडरेशन लिखना है। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच के काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि स्पीड हमने 0 मान ली है। कौन सा केस निकाल रहे हैं कि मिनिमम कितनी स्पीड दें कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले। ठीक है, और यहाँ पे शुरुआत में कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक कितना डिफरेंस है हाइट में, 2L का। और ऑब्जेक्ट ऊपर गया है यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा और mg2L आएगा। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mg2L, दैट इज इक्वल्स टू 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने v कैलकुलेट कर लिया। तो v कितना आया, 2√GL। इसका मतलब इतनी मिनिमम स्पीड देंगे तो ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा देंगे तब भी कर लेगा, हम तो मिनिमम केस निकालना है। इससे थोड़ी सी भी सर कम की थी। इससे थोड़ी ज्यादा ही देनी पड़ेगी ना क्या? सर, क्योंकि अगर सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे सर बिल्कुल 0 हो गई हाँ, तो सर हो जाएगा सर्कल कंप्लीट मतलब। तो बिल्कुल तुम एकदम सही थॉट आया तुम्हारा। देखो, अगर मैं तुम्हारे थॉट को डिस्क्राइब करूं तो तुम्हारा थॉट ये है कि मान लो सपोज एकदम इतनी ही है, इतनी स्पीड दी, तो यहाँ पे पहुँचते चलते 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 यहाँ पे पहुँच के जस्ट रुक जाएगा। अब यहाँ पे रुक गया अगर, तो अब सोचेगा कि यहाँ जाए या यहाँ जाए, है ना। या हो सकता है इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए तो यहीं रुक जाएगा वो। ये बात समझ में आ रही है। तो इससे हाँ ज़्यादा होना चाहिए आंसर, मतलब आंसर मस्ट बी v मस्ट बी ग्रेटर देन 2√GL। तो अब तुम्हारी क्यूरियोसिटी का मैं एक और एक्सप्लेनेशन तुम्हें देना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अपने एक्सपीरियंस से बताना, वैसे ये एक्सपीरियंस तुमने नहीं किया होगा और कभी करना भी मत था जीवन में, कि मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और इधर कुछ नहीं है, इस दीवार के इस तरफ कुछ नहीं है, ये एक रेलिंग है, छत की रेलिंग है, और ये छत है पूरी, ठीक है।
और तुम अपने आप को ऐसे सेट कर रहे हो कि दौड़ते दौड़ते तुम्हें यहाँ पे आके चढ़ जाना है, दौड़ते दौड़ते आए हो यहाँ पे आके रुकना है, ठीक है। तुम अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि यहाँ पे आके तुम रुक गए और ये मतलब एकदम शार्प एज है, दिख रहा अपन को थोड़ा सा मोटा है बट ये शार्प एज है। तो अब तुम एक्सपीरियंसली सोचो तुम क्या क्या होगे, किधर गिरोगे तुम, या वहीं पे बैठे रह जाओगे? सर पीछे की साइड गिरूंगा सर, क्योंकि आगे खाइए। क्योंकि तुम ऑप्टिमिस्टिक हो इसलिए। पैसिमिस्टिक होगा कोई तो इधर गिरेगा, ऐसा। तो देखो, एक इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है कि जिस तरफ अपना, नाइन्थ क्लास में अपने पढ़ा था ना, कि जिस तरफ अपना मोशन का सेंस होता है उसी तरफ स्मॉलेस्ट मोशन होने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो इस बात का जवाब अपन न्यूटन्स मैकेनिक्स से नहीं दे सकते, क्योंकि न्यूटन के हिसाब से तो वो यहीं खड़ा रह जाएगा। लेकिन असलियत में क्योंकि उसका मोमेंटम का डायरेक्शन इस तरफ था, वो इधर गिरेगा। सिमिलरली वैसे अगर अगर एग्जैक्टली हमने इतनी ही स्पीड दी तो यहाँ पे आके ये रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली केस है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आके ऐसी सिचुएशन बैठ रही होती कि रुक रहा होता है ना, तो फिर वो रुक के यहीं रह जाता क्योंकि ये स्टेबल सिचुएशन वाली सिचुएशन थी। लेकिन इधर पे आके, इस पोजीशन पे आके ये जस्ट रुकेगा नहीं, इनर्शिया इसको इधर ले जाएगा। तो असल में एग्जैक्टली इतनी वेलोसिटी भी देंगे, है ना। ये एक्सपेरिमेंटल रिलेशन है, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉ। बट जो इनर्शिया का लॉ था जो गैलीलियो ने समझाया था, उसके हिसाब से कह सकते हैं कि ये इधर जाएगा, ठीक है। क्यों? हाँ क्योंकि सर। उसके पास जो मोमेंटम का डायरेक्शन था, जो फ्लो का, जो उसके मोमेंटम, वेलोसिटी और मास का जो कॉम्बिनेशन था, वो लेफ्ट हैंड साइड बह रहा था। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है कि उसको उसी तरफ कंटिन्यू होना चाहिए जिस तरफ वो अपना मोमेंटम रखे हुए हैं। सो टेक्निकली अगर तुम इस सिचुएशन में कभी लाइफ में आओ, सो बी श्योर कि अगर तुम ऐसे दौड़ते हुए जा रहे हो और यहाँ पे पहुँच रहे हो तो 100% तुम इस तरफ गिरोगे, है ना। तो ये कभी करना नहीं है, और ये मैं बहुत ही डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ, ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि तुम एक्सपेरिमेंट करो। ये ऐसा कुछ करके देख लेना, रॉड फंसा के उल्टा कुछ करके देख लेना, है ना। एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, फिजिक्स फेल नहीं होगी, ठीक है। फिर सेकंड सिचुएशन पे पहुंच गए कि सेकंड सिचुएशन ये थी कि कितनी वेलोसिटी दें यहाँ पे, मिनिमम, मिनिमम नहीं मतलब कितनी दें, मिनिमम नहीं, एग्जैक्टली कितनी वेलोसिटी दें कि ये वर्ड एकदम परपेंडिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाए। तो हमने कहा ठीक है, लेट्स से 90 डिग्री पे पहुंच के इसकी स्पीड ज़ीरो हो गई। अब वही वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालेंगे? इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन और इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कितना डिफरेंस है, एल का। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी माइनस एम जी एल, माइनस एम जी एल इन दिस केस। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनली इट इज़ ज़ीरो, क्योंकि रेस्ट पे आ गया उस पॉइंट पे, और शुरुआत में हाफ एम वी स्क्वायर, सो ज़ीरो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो यू की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, अंडर रूट टू जी एल। तो दिस स्पीड मस्ट बी गिवन सो दैट ये यहाँ पे पहुँच जाए और फिर वापस आ जाए, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा दी तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा जाएगा। थोड़ी कम दी अगर, तो यहीं तक ही पहुँचेगा, 90 डिग्री से कम रहेगा। तो एग्जैक्टली इतनी ही स्पीड देनी पड़ेगी कि ये यहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे हमने रूट थ्री जी एल की स्पीड दे दी उस पार्टिकल को, यही रॉड से कनेक्टेड है, तो वो कितने एंगल तक पहुँचेगा। तो हमने ऊपर वाले दो डेटा को थोड़ा सा एनालाइज किया कि उसे अगर हम रूट फोर जी एल दे रहे थे ना, ये टू इंटू रूट जी एल दे रहे थे, यानी टू को अंदर घुसा दिया तो अंडर रूट फोर जी एल दे रहे थे, तो कहाँ तक पहुँच रहा था, वो पहुँच रहा था एकदम 180 डिग्री तक, ठीक है। अगर हम अंडर रूट टू जी एल दे रहे थे तो वो कहाँ तक पहुँच रहा था, 90 डिग्री तक। तो अब ये रूट थ्री जी एल दे रहे हैं यहाँ पर, तो जो रूट टू जी एल से तो ज़्यादा है लेकिन रूट फोर जी एल से कम है। इसका मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कहीं पहुँचेगा, ये हमने कॉमन सेंस से एक अंदाज़ा लगा लिया, ठीक है। तो हमने कहा चलो ये इतना कुछ पहुँच गया 90 और 180 डिग्री में कुछ, ये वाला एंगल तो 90 है, और जो हॉरिजॉन्टल से जो फाइनल उसका एंगल है उसको थीटा बोल दिया। सो आंसर वुड बी, ओवरऑल कितना एंगल ट्रैवर्स किया उसने, थीटा विल प्लस 90। सो आंसर विल बी थीटा प्लस 90। ये हमने पहले लिख लिया, क्यों? क्योंकि फाइनली हम कैलकुलेट करके थीटा निकालते हैं और जल्दबाजी में थीटा को ही रिपोर्ट कर देते हैं कि यही आंसर है। लेकिन यहाँ पर हमने पहले से ही ख्याल रखा
कि थीटा प्लस 90 विल बी आंसर। जो थीटा जो भी निकल के आएगा उसमें 90 जोड़ना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन और इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कितना डिफरेंस है वो देखा। यहाँ से यहाँ तक तो एल है और यहाँ से यहाँ तक एल साइन थीटा। ये एल साइन थीटा कैसे आया? दिस लेंथ इज एल, हाइपोटेन्यूज इज एल एंड दिस एंगल इज थीटा, so this is sine component of L, so this length is L sin theta and this length is L, so overall कितना difference हुआ horizontal level में? L plus L sin theta, so work done by gravity will be minus mg L plus L sin theta and change in kinetic energy इस point पे पहुँच के रुक गया, ऐसा मान लिया हमने, क्योंकि उतना ही ट्रैवल कराना है उसे और थीटा निकालना है, तो रुक गया होगा उस पॉइंट पे। तो 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर और शुरुआत वाली स्पीड है √3gl, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 3gl आ जाएगी। तो सॉल्व किया तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो अब आंसर क्या है? हमारा आंसर है थीटा प्लस 90 डिग्री, सो आंसर इज 120 डिग्री। इतना ट्रैवल कर लेगा ये, ठीक है। फिर इसी सवाल में एक और क्वेश्चन पे पहुँचे कि हमें टेंशन बतानी है कि जब एंगल 60 डिग्री बना रहा हो और जब एंगल 120 डिग्री बना रहा हो तब टेंशन क्या होगी रॉड में। तो कहाँ गया? बहुत ही कचरा हो गया ये, एक बार फिर से बना देते हैं, ठीक है। पुराने सिचुएशन वाली ही सिचुएशन है, सो बहुत तेज़ी से कर रहा हूँ, आई होप यू विल बी अप्रिशिएटिंग इट। √3gl की स्पीड दी थी, तो फाइनली डेटा के आधार पे हमारे पास आया कि वो 120 डिग्री तक पहुँचेगा, मतलब वहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। और यहाँ पे अपन को टेंशन फाइंड करनी है, और एक और 120 डिग्री है ये, और एक और इंटरमीडिएट पोजीशन पे जब वो 60 डिग्री पे होगा तब भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो 60 डिग्री पे स्पीड कितनी है वो हमें पता नहीं, क्लियरली वो 0 नहीं होगी और ना ही √3gl होगी। √3gl से थोड़ी कम और 0 से थोड़ी ज़्यादा ये स्पीड होगी। कैसे निकालेंगे वो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के निकाल लेंगे। तो दिस इज एल, दिस एंगल इज थीटा, दैट इज 60 डिग्री, सो दिस विल बी एल कॉस थीटा, दैट इज एल कॉस 60 डिग्री, तो L/2। दिस इज L/2, सो ये कितनी बचेगी? ये भी L/2 बचेगी, क्योंकि ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक L है। सो यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिफरेंस कितना है? L/2। सो जब वर्क डन बाय ग्रेविटी लगाएंगे हम तो माइनस mg L/2 इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ mv², और यहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ m इस चीज़ का स्क्वायर, तो 3gl। तो इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। तो कोफिशिएंट कंपेयर करो, ऐसी सिचुएशन में जैसी हमारे पास आ जाए तो कोफिशिएंट कंपेयर करो ना। mgl तो इधर भी है और mgl इधर भी है, कोफिशिएंट देख लो, बस आसान हो जाएगी। तो यहाँ से कोफिशिएंट है 3/2 और यहाँ पे -1, तो 3/2 इधर आएगा और उसमें से -1 करेंगे, 3/2 - 1 इज़ 1/2, सो 1/2 mgl इज इक्वल्स टू हाफ mv²। सो m से m कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो v की वैल्यू क्या आ गई? √gl। इसका मतलब यहाँ पे स्पीड कितनी है? √gl, ठीक है। लेकिन स्पीड नहीं फाइंड करनी थी हमें, तो टेंशन फाइंड करनी थी, है ना। तो टेंशन फाइंड करने के लिए स्पीड का कंसिडरेशन क्यों आएगा? क्योंकि हम जब FBD बनाएंगे तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन v²/r करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसलिए v निकालना ज़रूरी था, तो इसलिए निकालना पड़ा। यहाँ पे तो पता ही है v कितना है। तो लेट्स से दिस इज़ पोजीशन 2 एंड दिस इज़ पोजीशन 1। इन पोजीशंस पे हमें टेंशन चाहिए रॉड में। सो लेट्स से 2 पर FBD बनाएंगे तो टेंशन किधर लगेगा? इस तरफ T2। और कौन सा फोर्स लगेगा इस पार्टिकल पे? वेट mg नीचे लगेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, है ना। यहाँ पे आके ये रुक चुका है, मतलब कि सर्कल में तो ट्रैवल नहीं कर रहा है ये तो रुका हुआ है। ऐसे इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे स्पेस में रुका हुआ है ना, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ तो ज़ीरो होगा, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में है ही नहीं। तो हमने क्या किया? हमने एक सेंटर की तरफ एक्सिस मानी, दैट इज़ रेडियल एक्सिस, और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सिस मानी, दैट इज़ टेंजेंशियल एक्सिस। और क्योंकि ये वाला एंगल 30 डिग्री था, ये वाला 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, तो रिजॉल्व कर लिया mg के दो कंपोनेंट्स। mg का एक कंपोनेंट इधर आ गया, दैट इज़ mg cos 30 डिग्री, दैट इज़ mg √3/2, और एक कंपोनेंट इधर आ गया mg sin 30 डिग्री, यानी कि mg/2।
एंड रेडियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि ये सर्कल में घूम ही नहीं रहा है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उसके बाद घूमेगा। लेकिन इस इंस्टेंट पे तो रेडियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, पूरा का पूरा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगा। सो यहाँ से हमने जजमेंट किया कि जो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं दैट मस्ट बी ज़ीरो। सो mg/2 प्लस T2 मस्ट बी ज़ीरो। तो यहाँ से कंक्लूजन आया T2 इज इक्वल टू माइनस mg/2। ये आंसर आ गया कि इस मोमेंट पर कितनी टेंशन है इस रॉड पर, mg/2। और नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कि असल में उस डायरेक्शन में लग रही होगी जो डायरेक्शन हमने माना है, उसके अपोजिट लग रही होगी, यानी कि कंप्रेशन में है ये अपनी रॉड। ठीक है, फिर फर्स्ट पॉइंट पे देख लिया। फर्स्ट पॉइंट पर तो ये मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, तो हमें पता है कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। सो इसका एबीडी बनाया तो टेंशन T1 इस तरफ मार्क किया, mg इस तरफ मार्क किया, ठीक है, और रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। सो दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री। सो यहाँ पे mg का रिजोल्यूशन किया, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया mg cos 60 डिग्री दैट इज mg/2, और यहाँ पे आया mg sin 60 डिग्री दैट इज mg√3/2। ठीक है, अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन वो तो हमको मालूम नहीं, लेकिन रेडियल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है वो हमको मालूम है, वो v²/r होता है। सो हमने इस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी, तो क्या लिखाएगी वो T1 माइनस mg/2। T1 माइनस mg/2 क्यों किया, क्योंकि mg/2 बाहर की साइड है, हम ओवरऑल जो नेट फोर्स है वो अंदर की साइड लिख रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल है वो अंदर की साइड आएगा। सो T1 माइनस mg/2 इज इक्वल्स टू mv²/r। सो m v² यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज gl/r। r क्या है, r l ही है, तो l कट गया यहाँ से। सो T1 इज इक्वल्स टू mg/2 प्लस mg, तो 1 + 1/2 दैट इज 3/2। सो 3/2 हो गया। कुछ गड़बड़ कर दी है, कल तो कुछ और आंसर आया था। कल तो 5 mg/2 आंसर आया था। क्या गड़बड़ की है, अच्छा ठीक है। 3/2 माइनस 1/2। अच्छा ये गड़बड़ कर दी। देखो यहाँ पे क्या 3/2 आना है और यहाँ पे 1/2 आना है। 3/2 माइनस 1/2 कितना होता है, 3/2 माइनस 1/2 ये 1 होता है। 2/2 इज़ 1, तो यहाँ पे 1 आना था, तो 2 कैंसिल नहीं होता यहाँ से, तो अंडर रूट 2 GL आता। तो अंडर रूट 2 GL स्पीड आती, तो यहाँ पर 2 भी आता, 2 आता तो 2 + 1, तो दैट इज़ 2 + 1/2 दैट इज़ 5/2। तो ये आ जाता। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ रहा है, बहुत ही एक ही तरीका है हर सारी चीज़ों को करने का। एक ही तरीके से हमको टेंशन लिखना है सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, नेट फोर्स बैलेंस करके mv²/r से इक्वेट कर देना है। तो इसी सीक्वेंस में अपन आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इस बार हमारे पास स्ट्रिंग है ना, इस मतलब रॉड नहीं है, स्ट्रिंग है। सो दिस इज स्ट्रिंग और ये पाइवेटेड है इस पॉइंट पर, और जिसकी लेंथ L है और इससे नीचे मास M लटका हुआ है। ठीक है, वर्टिकल सर्कल में ये रोटेट करने के लिए तैयार है। सो दिस इज इनएक्सटेंसिबल
inextensible string, ठीक है. So find minimum value of u so that it completes the complete circle vertically. तो अब इसको एनालाइज करते हैं, सोचते समझते हैं. तो देखो, अगर तुम्हारा दिमाग ऐसा बोल रहा है कि क्या कंडीशन यूज़ करें, तो अगर तुम्हारा दिमाग ऐसा बोल रहा है कि एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ इनिशियल स्पीड u मान लेते हैं और टॉप पॉइंट पे पहुंचकर इसकी स्पीड 0 मान लेते हैं, तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि अगर यहाँ पे तुमने स्पीड 0 मान ली, तो अब ये रॉड नहीं है यहाँ पे, ये तो स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग तो ढीली हो जाएगी और ये ऐसे गिर जाएगा नीचे. द बॉल विल फॉल लाइक दिस. तो वो कंप्लीट कैसे होगा सर्कल? तो क्या ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अगर हमने v0 मान लिया, पुरानी सिचुएशन में ये कंप्रेस हो सकती थी रॉड, है ना, कि वो रुक गया तो कोई बात नहीं, स्लैग नहीं होगी रॉड, लेकिन स्ट्रिंग तो स्लैग हो जाएगी, है ना. सो v इक्वल टू 0 इज़ अ रॉन्ग प्री एजम्पशन कि v अगर 0 मान के सॉल्व कर दें तो ये हमें दे देगा कि मिनिमम स्पीड कितनी है यहाँ पर. तो v0 नहीं मान सकते. तो क्या 0 माने, मतलब क्या चीज़ क्या माने, फिर क्या करें, व्हाट टू डू? तो देखो, अब अगर हम जानते हैं कि अगर स्ट्रिंग का वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है, तो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के लिए हमें हमेशा टेंशन 0 नहीं होनी चाहिए स्ट्रिंग में, है ना. और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ पर है टेंशन 0 होने की? सबसे कम टेंशन होने की पॉसिबिलिटी कहाँ है? ऊपर वाले पॉइंट पे. अगर इस पॉइंट पे भी टेंशन 0 नहीं हुई, तो फिर कहीं पर भी टेंशन 0 नहीं होगी और सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा. वर्टिकल सर्कल विल बी कंप्लीटेड. ठीक है. तो यहाँ पे अपन को टेंशन 0 करा देनी है इस पोजीशन पर, इस स्ट्रिंग में. सो इसको लिख लेते हैं अच्छे से कि फॉर completion of vertical circle, the critical condition is tension in the string at topmost point is equals to 0. तो ये कंडीशन अगर अपन ने सेटिस्फाई करा दी तो फिर हमारे पास आ जाएगा. अच्छा, अब कोई के दिमाग में अगर ऐसा चल रहा है कि टेंशन 0 तो वेलोसिटी भी 0, तो गलत है ना. क्यों गलत है? टेंशन 0 का ये मतलब थोड़ी होता है कि वेलोसिटी 0 होगी पार्टिकल की. वेलोसिटी तो कुछ हो सकती है वहाँ पे ना, इनफैक्ट 0 नहीं होगी. अब क्या होगी सॉरी, अब क्या होगी वहाँ पे वेलोसिटी, वो हमें देखना है. तो लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी है v, टेंशन 0 है, वेलोसिटी v है, और ये कंडीशन है जब सर्कल कंप्लीट हो जाए वर्टिकली. सो लेंथ ऑफ दिस रॉड इज l, जो मास है इस पार्टिकल का वो m है, और इस पॉइंट पर अगर अपन को वेलोसिटी निकालनी तो इसका एफ बनाना पड़ेगा. सो एट टॉप मोस्ट पॉइंट पार्टिकल m का अगर अपन एफ बनाएंगे, सो mg फोर्स नीचे लगेगा, और टेंशन नीचे लगता है, लेकिन अब हमने उस एक्सट्रीम केस में टेंशन को 0 कर दिया, और वेलोसिटी किस तरफ है? इस तरफ. तो पूरा का पूरा जो फोर्स है वो किस तरफ लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर. यानी कि दैट नेट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन? दैट नेट फोर्स दैट इज mg इज इक्वल्स टू mv²/r, एंड r इज नथिंग बट l हेयर. सो l से m कट गया, v की वैल्यू आ गई √gl. तो मतलब यहाँ पे स्पीड कितनी होगी इसकी? √gl. अच्छा, स्पीड क्यों निकालना ज़रूरी थी? क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तब हमें स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी. सो नाउ अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम.
वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन मास एम। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सो 1 से लेके 2 तक हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई। उस पार्टिकल पे 2 फोर्स लग रहे हैं एंटायर जर्नी के दौरान, एक तो ग्रेविटी और एक टेंशन। तो उन्हीं की वजह से वर्क आ सकता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय टेंशन तो 0 होगा, इसका रीज़न मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल लेवल पे कितना डिफरेंस है? 2L का। सो माइनस mg2L इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², तो हाफ mgl माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mu²। तो इसको सॉल्व किया, कोफिशिएंट देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे हाफ, इनफैक्ट -2, और यहाँ पे जब इस तरह पहुँच जाएगा ये हाफ तो माइनस हाफ, तो 2 माइनस माइनस हाफ यानी कि -5/2। सो दिस विल बी -5/2 mgl इज इक्वल्स टू हाफ mu²। ठीक है, फिर हाफ से हाफ कट गया, माइनस से माइनस कट गया, m से m कट गया। सो u की वैल्यू यहाँ से आ गई √5gl। इसका मतलब √5gl की अगर स्पीड देंगे इसको यहाँ पे, तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें बहुत तेज़ी से क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये तेज़ी से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम कैलकुलेशंस में ना उलझो। कैलकुलेशन यू विल डू, आई वांट यू टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। क्योंकि हमें पता नहीं, हमारे साथ इसका रिजल्ट याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका आंसर याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है इसका कि प्रोसेस अगर एंटिसिपेट कर पाए अपन, तो अपन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन में किस स्वरूप में आएगा ये क्वेश्चन हमें मालूम नहीं है ना। तो आई वांट जस्ट कि तुम कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट कर पाओ, और हर क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक ही जैसा। ये बात समझ में आ रही है? अक्षत, हर्षिता एंड सिया। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इस तरीके से हम बता पाएंगे कि यार इतनी वेलोसिटी दे दी इसको तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें क्या टेंशन लेनी है कि इस पॉइंट पर टेंशन 0 हो जाए, जस्ट केवल इस पॉइंट पर। बाकी तो ऑफ कोर्स, बाकी इससे ज़्यादा ही रहेगी टेंशन, बी श्योर अबाउट इट। क्यों? क्योंकि सबसे तुम एक्सपीरियंस करो, जब तुम पत्थर घुमाओगे वर्टिकल सर्कल पर, तो तुम ऐसा स्पीड देना चाहोगे उसको कि वो टॉप पॉइंट को क्रॉस कर जाए जस्ट, मतलब टॉप पॉइंट पे स्लैग ना हो। बाकी तो तुम्हें एक्सपीरियंशियली पता है कि और कहीं स्लैग नहीं होगा। स्लैग मतलब ढीला होना, रस्सी ढीली होने को मैं स्लैग बोल रहा हूँ। तो रस्सी स्लैग होने की सबसे ज़्यादा संभावना किधर है? टॉप पॉइंट पर। और वहाँ पर भी हमने इंश्योर कर दिया कि वहाँ पर भी जस्ट स्लैग हो रही है, तो इसका मतलब और कहीं स्लैग नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इस क्वेश्चन के। कि वी हैव द सेम स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L है और मास m उससे लटका हुआ है, और इसको u वेलोसिटी कितनी दें कि ये 90 डिग्री तक पहुंच जाए। सो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u so that the maximum angular displacement of particle is 90 डिग्री, यानी कि हमें बताना है कि यहाँ तक पहुँच जाए। तो अब यहाँ पे अब क्या करें अब अपन? तो अब लोअर हाफ ऑफ द सर्कल में तो टेंशन 0 हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि mg अगेंस्ट लग रहा है, टेंशन के अगेंस्ट लग रहा है mg लोअर हाफ ऑफ द सर्कल में। अपर हाफ ऑफ द सर्कल में टेंशन 0 हो सकती है। तो अगर हमने यहाँ पे इसको 90 डिग्री तक पहुँचाना है, तो केवल ये कंडीशन कर दी अगर कि v इज इक्वल्स टू 0, तो फिर बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि टेंशन तो 0 हो ही नहीं सकती। तुम कुछ भी कर लो, एनीथिंग, अगर ये 90 डिग्री तक क्रॉस नहीं कर रहा है, ऐसे घूम रहा है,
तो कितने तेज़ स्पीड दे लो, कितनी स्लो स्पीड दे लो, टेंशन ज़ीरो होगी ही नहीं कहीं पे। क्यों? क्योंकि हमेशा mg आउटवर्ड लग रहा है, हमेशा mg सर्कल के आउटवर्ड लग रहा है, mg या mg का कंपोनेंट। टेंशन ज़ीरो होने की संभावना ऊपर वाले पार्ट में ही है, इस पार्ट में ही टेंशन ज़ीरो हो सकती है ना। स्ट्रिंग ढीली होगी ही नहीं लोअर पार्ट ऑफ सर्कल में। तो अगर हमें लोअर पार्ट ऑफ सर्कल के किसी एंगल तक ही पहुंचाना है उसे, तो फिर तो जस्ट हम ये सिचुएशन यूज़ कर लेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, यहाँ पे पहुँच के जस्ट ये रुक जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन यूज़ कर ली यहाँ पर। तो कुछ नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, यहीं पे लगा देते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कौन वर्क कर रहा है? ग्रेविटी। अब मैं कुछ नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो माइनस mg/l। क्यों mg/l? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल में डिफरेंस कितना है? l। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mg/l। वर्क डन बाय टेंशन इज ज़ीरो, तो प्लस ज़ीरो लिखने का कोई सेंस ही नहीं है। इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनली तो ये ज़ीरो है, माइनस इनिशियली हाफ mv²। सो माइनस हाफ mv²। तो माइनस से माइनस कटा, m से m कटा, तो u की वैल्यू कितनी आई? √2gl। तो इतनी स्पीड दे देंगे अगर इसको, तो ये 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो इस सिचुएशन का ये आंसर हो गया। इससे कम देंगे तो फिर 90 डिग्री से कम पहुंचेगा। तो यहाँ पे अपन को टेंशन नहीं लेना है कि टेंशन ज़ीरो होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ टेंशन ज़ीरो नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा। रस्सी ढीली होने की पॉसिबिलिटी तो ऊपर वाले पार्ट पर ही है, इस वजह से। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम आज प्लीज़ सॉल्व करना DC पांडे से उठा के। तो इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि अपन रटने बैठ रहे हैं। क्या होता है कुछ मतलब कि बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ लगती है लोगों को, तो ऐसी टेबल बनाते हैं, सारे केसेस की एक टेबल कंपाइल्ड है, लेकिन उसको रटाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट ग्रैप हो गया तो जो मैं टेबल बनवाऊँगा उससे बाहर भी हट के कोई सिचुएशन आएगी वो भी तुम कर पाओगे। सो टेबल बनाने का कोई भी सेंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो जो टेबल वगैरह जो रिजल्ट्स लिखे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तुम तो फ्रेश क्वेश्चन उठाओ अपने सामने, उसको सॉल्व करो कॉन्सेप्चुअली। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है, चलो स्ट्रिंग ले ली यहाँ पे, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी दी इसको √5gl। ठीक, और ये जो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो √5gl स्पीड दी, तो ऊपर वाले डेटा से हमको ये समझ में आ रहा है, कहाँ गया, कि √5gl स्पीड देंगे तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इसने चलना शुरू किया, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में चलना शुरू किया, और इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन ज़ीरो हो गई और वो आगे बढ़ता गया और सर्कल कंप्लीट कर लिया। तो ऐसा इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अपन बोल दे रहे हैं, लेट्स से ये पॉइंट ए है। थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा, बट समझ जाओ ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है। ये वाला पॉइंट बी है जो 90 डिग्री पर है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट सी है, और लेट्स से एक और पॉइंट है इस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर यहाँ पर। ये पॉइंट डी है, हॉरिजॉन्टल और इसके बीच में एंगल 30 डिग्री है, और इसके करस्पॉन्डिंगली अपोजिट डायमीटर पे पॉइंट ई है। ठीक, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक, तो ये सिचुएशन है, √5gl की स्पीड दी इसे और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सो
क्वेश्चन इज find speed of particle and tension in the string at points A, B, C, D and E. स्पीड बतानी है पार्टिकल की और टेंशन बतानी है, ठीक है। तो ट्राई करो इसको सॉल्व करने के। सो वन बाय वन सॉल्व करते हैं सब कुछ। पहले पॉइंट बी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ए से बी पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। सो एट पॉइंट बी, ए से बी में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, तो अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी ही आएगा। सो माइनस एम जी एल। एल क्यों आया? क्योंकि इन दो हॉरिजॉन्टल लेवल्स के बीच का डिफरेंस एल है ना। एल गिवन है क्वेश्चन में, तो ये एल है इस वजह से। तो लेट्स से यहाँ पे जो स्पीड है उसको बोल देते हैं वी बी। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज हाफ एम रूट 5 GL का स्क्वायर, दैट इज 5 GL। सो यहाँ से 5/2 और यहाँ से 1, तो 5/2 माइनस 1 इज 3/2। सो 3/2 mgl इज इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। 2 से 2 कटा, m से m कटा, तो वी वी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? वी वी इज इक्वल्स टू रूट 3GL। ये हो गई वी वी की वैल्यू, ठीक है भाई। तो वी बी निकल के आ गया, स्पीड निकल गई बी पॉइंट पर। अब टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकाल लेते हैं। तो बी पॉइंट पर एफ बी डी बनाया, तो टेंशन किस तरफ लग रही होगी? इस तरफ, उसको बोल देते हैं टी बी। और दूसरा फोर्स दैट इज एम जी, वो इस तरफ लग रहा होगा। सो रेडियल डायरेक्शन में, यानी कि सेंटर की तरफ डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? केवल और केवल टी बी। एम जी का तो पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है रेडियल वाले डायरेक्शन से, तो एम जी का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो अगर रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे सेकेंड लॉ से, तो क्या लिखेंगे? नेट फोर्स दैट इज टी बी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन द सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, तो मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर। आर इज नथिंग बट एल हेयर। सो यहाँ से टी बी कितना निकल के आ गया? टी बी इज इक्वल्स टू एम। वी कितना है? जो वेलोसिटी बी पॉइंट पर उसका मैग्नीट्यूड लिखना है वो हम निकाल चुके हैं, तो ये हो गया 3GL/L। तो L से L कट गया, सो दिस इज 3mg। सो टेंशन एट पॉइंट बी इज 3mg, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट बी पर हमारी टेंशन भी आ गई। अब अगला पॉइंट पकड़ लेते हैं, पॉइंट डी पकड़ लेते हैं। सो एट पॉइंट डी पॉइंट का डायग्राम बना लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे कितनी स्पीड थी? √5GL। लेट्स से डी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे पहुँच के इसकी स्पीड हो गई VD और टेंशन हो गई इस तरफ। टेंशन को देखेंगे अभी, VD निकाल लेते हैं अच्छे से। और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। सो दिस एंगल इज मार्क्ड एज 30 डिग्री। वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है हमको VD कैलकुलेट करने के लिए। सो कैसे लगाएं? हॉरिजॉन्टल लेवल में डिफरेंस देखना पड़ेगा। सो हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किए डी पॉइंट पर और शुरुआत वाले पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट तो L है, कोई दिक्कत नहीं। और बची यहाँ से यहाँ तक की और, तो उसको कैसे निकालें? दैट कैन बी रिटर्न एज L का साइन कंपोनेंट। सो L साइन 30 डिग्री। सो नेट हॉरिजॉन्टल लेवल में डिफरेंस हो जाएगा L प्लस L साइन 30 डिग्री। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी माइनस mg L प्लस L साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है हाफ एम वी डी स्क्वायर, और शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम इस चीज़ का स्क्वायर, यानी कि 5GL। तो अब अच्छे से सॉल्व कर लिया इसको। सो माइनस mg L कॉमन यहाँ से और यहाँ से,
कोफिशिएंट क्या बचा यहाँ 1 और यहाँ साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2। 1 + 1/2 इज़ 3/2, तो यहाँ पे आ गया 3/2। और ये वाली क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस हो जाएगी, तो प्लस 5/2 mgl इज इक्वल्स टू हाफ mvd²। सो नाउ कोफिशिएंट 5/2 यहाँ और यहाँ -3/2, तो 5/2 - 3/2 इज़ नथिंग बट 2/2 यानी कि 1। तो यहाँ पे आया mgl इज इक्वल्स टू हाफ mvd²। तो m से m कटा, vd की वैल्यू कितनी आ गई, vd इज़ √2gl यानी कि स्पीड एट पॉइंट d इज़ √2gl। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेंशन की कि यहाँ पे टेंशन कितनी होगी। तो टेंशन के लिए एफबीडी बनाना पड़ेगा। सो लेट्स से उस पॉइंट पर डी पॉइंट पर इस पार्टिकल का एफबीडी बनाएंगे। टेंशन लगेगा इस तरफ, उसको टीडी बोल देते हैं, सेंटर की तरफ लगेगा। और एमजी लगेगा इस तरफ, उसको एमजी ही बोलना पड़ेगा। तो अब क्लियरली दिख रहा है एमजी कम्प्लीटली परपेंडिकुलर नहीं है सेंट्रीपिटल डायरेक्शन से, इसका मतलब एमजी का भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट आएगा। तो हमने 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना लिए, in which one is towards the center and one is towards the tangent। और कौन सा एंगल दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है, सो दिस इज 60 डिग्री। सो ये वाला एंगल है 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। तो एम जी को रिजॉल्व कर लेते हैं फटाफट। एम जी का ये वाला कंपोनेंट आएगा एम जी साइन 60 डिग्री यानी कि एम जी √3/2। और सेंटर की तरफ आएगा एम जी कॉस 60 डिग्री यानी कि mg/2। अच्छा, अपन को सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में फोर्स से मतलब है, दैट इज टी और mg/2। सो नेट फोर्स होगा सेंटर की तरफ टी प्लस mg/2 एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mvd²/r। r इज l हेयर। vd की वैल्यू निकाल चुके हैं, है ना, vd की वैल्यू निकाल चुके हैं। सो टी प्लस mg/2 इज इक्वल्स टू m, vd की वैल्यू कितनी है √2gl, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2gl डिवाइडेड बाय l। इससे ये कट गया। सो यहाँ से 2 mg और यहाँ से हाफ mg। सो टेंशन एट पॉइंट ए इज 2 mg - हाफ mg। 2 - हाफ कितना होता है, 2 में से आधा जाएगा तो 1.5 बचेगा, 1.5 मतलब कि 3/2, 3/2 mg। ये आंसर आ गया टेंशन एट पॉइंट डी। अब अगला पॉइंट पकड़ा, टॉप मोस्ट पॉइंट, पॉइंट सी। तो आ गए भाई सी पॉइंट पे। सो एट पॉइंट सी, तो सिचुएशन फिर से ड्रॉ कर ली। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट था और यहाँ पे फाइनल पॉइंट है, ऐसा गोल घूम के यहाँ पहुँच गया ये। ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पे कितनी स्पीड है शुरुआत में, √5gl, ये l और ये l। तो डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं यहाँ। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज -mg/2l, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल में डिफरेंस 2l है, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेट्स से यहाँ पे स्पीड है vc, सो हाफ mvc² माइनस हाफ m √5gl। सॉल्व किया इसको। अच्छा, एक मिनट, क्या लिख दिया ये, हाफ m, इस चीज़ का स्क्वायर लिखना है ना √5gl का, तो ये हो जाएगा 5gl। तो यहाँ से 5/2 कोफिशिएंट बना, जब इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो प्लस में हो जाएगा, वो माइनस है इधर क्योंकि। सो 5/2 - 2, सो 5/2 - 2 यानी कि 2.5 में से 2 गया तो आधा बचेगा। सो आधा, हाफ mgl इज इक्वल्स टू हाफ mvc²। तो m से m कटा, 2 से 2 कटा, vc की वैल्यू आ गई फाइनली √gl। इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड है इसकी, √gl। अब टेंशन की बात कर लेते हैं। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल का एफबीडी बनाते हैं। तो टेंशन को बोल देते हैं टीसी, जो कि खींच रहा है नीचे इसको, और mg भी नीचे खींच रहा है। ठीक है, दोनों ही रेडियल डायरेक्शन में। सो रिजॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो नेट फोर्स क्या लिखें यहाँ पे लिखें टीसी प्लस mg मस्ट बी इज इक्वल्स टू m, जो भी स्पीड है उस पॉइंट पर, दैट इज़ vc, vc² बाय l।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी सी आएगा। सो टी सी प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी सी स्क्वायर, यानी कि इस चीज़ का स्क्वायर, दैट इज़ जी एल बाय एल। तो एल से एल कट गया। सो टी सी प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम जी, तो एम जी से एम जी कट गया, दैट मीन्स टी सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो टी सी यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन ज़ीरो हो जाएगी। और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि ऊपर हमने सॉल्व किया था तो कितनी मिनिमम स्पीड दें कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले, तो उसका आंसर रूट 5GL आया था। इसका मतलब कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर रूट 5GL की स्पीड देंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जस्ट पहुंच के वो टेंशन ज़ीरो कर देगा। तो आ गया उससे भी आंसर कि हाँ भाई अदर वे राउंड टेंशन ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, फिर ई पॉइंट पर पहुंच जाते हैं फाइनली। सो एट पॉइंट ई, तो गोल घूम घाम के वो इस पोजीशन से शुरू हुआ और गोल घूम घाम के यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ पे स्पीड थी रूट 5GL और ई पॉइंट पे लेट से स्पीड हो गई VE। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई अगर हमने, तो ये हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, हॉरिजॉन्टल लेवल में डिफरेंस देखना पड़ेगा। ये वाला एंगल 60 डिग्री है। So this is 60 degree and this is L. So we can easily calculate this length. So this will be L cos 60 degree यानी कि L/2। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक L है, तो ये बची हुई लेंथ कितनी हुई? L माइनस L/2। ठीक, और यही चाहिए हमें। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज माइनस mg, L माइनस L/2 इज L/2, L/2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m VE स्क्वायर माइनस यहाँ पे शुरुआत में कितनी है? हाफ m रूट 5GL का स्क्वायर यानी कि 5GL। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/2 आएगा, यहाँ इधर पे माइनस हाफ, तो माइनस 5/2 लेफ्ट हैंड साइड पहुँचेगा तो प्लस 5/2 बनेगा। सो 5/2 माइनस हाफ करना है यहाँ पे। mgl इज इक्वल्स टू हाफ mve स्क्वायर। सो 5/2 माइनस हाफ इज़ नथिंग बट 4/2 यानी कि 2। सो 2 mgl इज इक्वल्स टू हाफ mve स्क्वायर। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? 4, m से m कट जाएगा। सो v इज़ नथिंग बट रूट 4GL। अब रूट से बाहर 4 को निकालेंगे तो ये 2 रूट GL आ जाएगा। सो स्पीड एट पॉइंट इज 2 इंटू रूट GL। ये स्पीड है ई पॉइंट पर। अब आ जाते हैं अपन टेंशन की बारी, टेंशन की बात करने। तो टेंशन के लिए FBD बनाना पड़ेगा। तो ई पॉइंट पर टेंशन किस दिशा में लग रहा है? अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, उसको TE बोल देते हैं। और mg तो वर्टिकली डाउन ही लगेगा, सो वो इस तरफ लगा दिया। ठीक है, अब हमारा उद्देश्य है कि हम सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में नेट फोर्स लिख लें, यानी कि एक एक्सिस रेडियल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर लेनी पड़ेगी और एक एक्सिस रेडियल डायरेक्शन के अलोंग लेनी पड़ेगी। ठीक, यहाँ पे mg लग रहा है, सो क्लियरली इफ़ दिस एंगल इज 60 डिग्री दिस विल ऑल्सो बी 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री है, तो रिजॉल्व किया mg का एक कंपोनेंट इधर आया, दैट इज mg sin 60 डिग्री, सो mg/2। और एक कंपोनेंट रेडियल के अपोजिट आया, दैट इज mg cos 60 डिग्री, दैट इज mg √3/2। ये आ गया भाई। ठीक है, अब क्या करें? अब नेट फोर्स सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में क्या है? TE माइनस mg√3/2। सो डायरेक्टली लिखा TE माइनस mg√3/2 is equals to mass into acceleration in the centripetal direction. तो mass into acceleration in the centripetal direction is VE square by L। तो इसको सॉल्व किया तो TE माइनस mg√3/2 इज इक्वल्स टू m। VE तो निकाल चुके हैं पहले से, उसका स्क्वायर करना है तो हो जाएगा 4GL बाय L। तो L से L कट गया, सो TE की वैल्यू आ गई फाइनली। TE इज़ 4 प्लस √3/2, सो 4 प्लस √3/2 mg। ये आंसर आ गया, तो नोट कर लो इसको।
इसमें एक गड़बड़ की है मैंने। वो गड़बड़ ये है कि जब हम mg को रिजॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री √3/2 नहीं होता, cos 60 डिग्री 1/2 होता है। तो ये गड़बड़ हो गई यहाँ। करेक्ट करो इसको, यहाँ पे mg/2 आएगा और यहाँ पे mg sin 60 डिग्री यानी कि mg √3/2 आएगा। तो इक्वेशन में टी माइनस mg/2 आएगा। तो यहाँ पे √3 हटाओ, यहाँ पे भी √3 हटाओ, यहाँ पे भी √3 हटाओ, तो यहाँ पे 1/2 आएगा। 4 + 1/2 and 4 + 1/2 will be 9/2. 4 2 is 8, 8 + 1 is 9, so 9 mg/2. So tension at point E will be 9 mg/2. ये याद रखना है हमें, मतलब याद नहीं, मतलब समझ जाओ। सो एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, इसको तुम्हें ही सॉल्व करना है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मतलब ईजी तो ये था, ये भी था, बट बहुत सारे पॉइंट्स पे सब कुछ कैलकुलेट करना था, इस वजह से हमारी हिम्मत नहीं हुई बस कि सॉल्व करें इसको। लेकिन नेक्स्ट में बस 2 पॉइंट पे टेंशन और वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसमें तुम्हें हिम्मत दिखानी पड़ेगी और तुम 100% करोगे इसको, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये रहा तुम्हारे सामने सवाल तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर कि ये स्ट्रिंग है और इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमने इसको √9 की वेलोसिटी दी। सो क्लियरली ये √5 से ज़्यादा है तो कंप्लीट करेगा सर्कल, तो कंप्लीट करेगा। मान लो ये सर्कल है, ठीक है, वैसे ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो कभी ये पॉइंट इधर बी पे पहुंचेगा 90 डिग्री पर जो है, और कभी ये टॉप पॉइंट पर भी पहुंचेगा, उसको सी बोल दिया, ठीक। तो फाइंड वेलोसिटी एंड टेंशन एट पॉइंट बी एंड सी, बी और सी क्यों बोला, क्योंकि ए पॉइंट ये शुरुआत वाला पॉइंट है। फटाफट इसको सॉल्व करो। ओके, सो क्या आया यहाँ पे आंसर, देख लेते हैं फटाफट। बी पॉइंट और सी पॉइंट पे हमें स्पीड और टेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले पॉइंट बी को पकड़ते हैं, एट पॉइंट बी। लेट्स से यहाँ पे पहुँच के इसकी स्पीड हो गई वी बी, ठीक। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं पॉइंट ए से बी के बीच में। सो -mgl इज इक्वल्स टू हाफ mvb² माइनस हाफ m इस चीज़ का स्क्वायर, यानी कि 9gl। तो कोफिशिएंट कंपेयर किए, यहाँ पे -9/2 है और यहाँ पे -1 है, तो ये -9/2 लेफ्ट हैंड साइड पहुँचेगा तो +9/2 हो जाएगा। सो दिस इज़ 9/2 - 1 इंटू mgl इज इक्वल्स टू हाफ mvb²। तो m से m कट गया, 9/2 - 1 इज 7/2, 7/2 gl इज इक्वल्स टू हाफ vb²। तो 2 से 2 कट गया, तो वी की वैल्यू आ गई, वी इज़ √7gl। ये हमारी स्पीड आ गई बी पॉइंट पर। अब टेंशन के लिए एफ बनाना पड़ेगा। सो किस तरफ लग रहा होगा टेंशन, इनटू द सेंटर, टी बोल देते हैं जैसे। एन किस तरफ लग रहा होगा, डाउनवर्ड। ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है। स्पीड किधर है, स्पीड टेंजेंशियल है, वी तो एम को रिजॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कम्प्लीटली परपेंडिकुलर है टेंशन के, रेडियल डायरेक्शन से कम्प्लीटली परपेंडिकुलर है। तो हमें रेडियल डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स लिखना है तो क्या लिखेंगे, टी बी इज इक्वल्स टू mvb²/L। सो वी की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से, सो टी बी इज़ नथिंग बट
7 mg। ये हो गया टेंशन एट बी। अब ए पॉइंट सी पॉइंट पर भी लिख देते हैं। सो लेट्स से स्पीड एट सी पॉइंट इज वी सी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, तुम अपनी कॉपी में नीचे लिखना। सो एट पॉइंट सी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई ए से लेके सी तक। कोई बी से लेके सी तक लगाना चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम तब भी वेल एंड गुड, तब भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम तो ए से सी लगा दे रहे हैं क्योंकि 2L होगी। बी से सी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, चलो बी से सी लगा लेते हैं। बी से सी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है, टेंशन तो है ही नहीं। सो माइनस mg/L है ना। कहाँ से कहाँ लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, बी से सी, जस्ट टेस्ट चेंज करने के लिए ऐसे ही। सो बी से सी के बीच में हॉरिजॉन्टल लेवल में डिफरेंस कितना है, L, इसलिए यहाँ पे L लिखा है। माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू हाफ एम वी सी स्क्वायर, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ एम वी बी स्क्वायर आएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब वी बी की वैल्यू आ चुकी है नीचे, √7gl। सो दिस इज माइनस mgl इज इक्वल्स टू हाफ एम वी सी स्क्वायर माइनस हाफ एम √7gl का स्क्वायर करेंगे तो 7gl आ जाएगा। सो कोफिशिएंट कंपेयर करो फटाफट, यहाँ से 7/2 बन रहा है, तो 7/2 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, नेगेटिव में है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पहुँचेगा तो +7/2 हो जाएगा। और यहाँ -1 है तो 7/2 -1 इंटू mgl इज इक्वल्स टू हाफ एम वी सी स्क्वायर। ठीक है, तो 7/2 -1 इज 5/2। सो 5/2 mgl इज इक्वल्स टू हाफ एम वी सी स्क्वायर। 2 से 2 कट हुआ, m से m कट हुआ, तो वी सी की वैल्यू कितनी आ गई, √5gl, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड हो जाएगी √5gl। अब टेंशन भी निकालना है। सो टेंशन कैसे निकालें, यहीं पे बना देते हैं इसका एफ। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन कहाँ लग रही होगी, नीचे की साइड TC, और mg भी एग्जैक्टली नीचे की साइड लग रहा होगा, यानी कि दोनों ही सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में। तो क्या आएगा एक्सप्रेशन, TC + mg इज इक्वल्स टू m वी सी स्क्वायर बाय रेडियस दैट इज़ r। वी सी की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से √5gl, सो सब्सटीट्यूट कर देंगे, TC + mg इज इक्वल्स टू m, वी सी की जगह क्या लिखें, उसका स्क्वायर लिखना है, तो 5gl/L, तो L से L कट गया। सो TC की वैल्यू आ गई 5g mg माइनस mg, सो दैट इज़ 4 mg। सो टेंशन एट पॉइंट C इज़ 4 mg। ठीक है, जब कोई बच्चे इस कन्फ्यूजन में बैठे हैं कि टेंशन है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो ज़ीरो आती है टेंशन, 4 mg कैसे आ गई, तो भैया वो तब आती है ज़ीरो जब अपन मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे √5gl देते हैं, तब ज़ीरो आती है। यहाँ पे √5gl से तो ज़्यादा दिया ना, तो अब ज़ीरो नहीं आएगी, कहीं ज़ीरो नहीं होगी। तो बस याद रखना है इसको, और क्या। सो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन है जस्ट, और कुछ भी नहीं। सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल सर्कल इज़ नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, और बहुत सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस कर ली तो ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो बहुत आसानी से हो जाएगा। होमवर्क नोट करते हैं अब इसी बात पर अपन। इसकी एक्सरसाइज में जाना, लेवल 1 पर।
ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जाना, असर्शन रीजन को छोड़ देना अभी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर जाना और 1 से लेके 14 तक क्वेश्चन सॉल्व करना। 14 क्वेश्चंस ही हैं लेवल 1 के ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में। बस इतना काफ़ी है आज के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। रिवाइज़ करना बहुत इजी चीज़ है, डोंट लेट इट स्लिप फ्रॉम द माइंड। तो इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके ख़त्म कर देना ताकि तुम्हें बाद में टेंशन ना रहे, है ना। क्या होता है कि ये बहुत इजी चीज़ है, अभी तो अपना फ्लो बन गया, अभी अपन अप्रिशिएट कर रहे हैं सारी चीज़ों को, सब कुछ समझ में आ रहा है और ऐसा लग रहा है हाँ हाँ हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हारे सामने 12th में पहुंच जाओगे नेक्स्ट ईयर, तो ये सब दिमाग से एकदम इवेपरेट हो जाएगा। इवेपरेट सब्लिमेशन हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट्स का। तो ये इवेपरेट अगर तुमने अभी प्रैक्टिस नहीं की, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए खुद से, अप्रिशिएशन तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि सामने हाँ भी तुम्हें अप्रिशिएट कर पा रहे हो, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं की तो नेक्स्ट ईयर तुम्हें रिवाइज करके इसको वापस लाना बहुत टफ पड़ जाएगा। और वैसी प्रेशर कुकर सिचुएशन में जब नीट और या जेईई मेंस तुम्हारे सामने होगा, तब तुम इसको नहीं चाहोगे कि इतनी सिंपल सी चीज़ तुम्हारे दिमाग से निकल जाए, है ना। तो इसलिए अभी इसको प्रैक्टिस करके रखो। वंस यू गो थ्रू द प्रैक्टिस, वो तुम्हारी कॉन्टेक्चुअल मेमोरी में सेव रहेगा। और इन स्पाइट ऑफ हैविंग दैट गैप कि ये चीज़ पढ़ के तुम एक बार ख़त्म कर चुके होगे और 1 साल बाद भी उसको ज़रा सा बस देखोगे तो रिवाइज़ हो जाएगा, अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली है तो। प्रैक्टिस नहीं की है तो बस ये फ़ोटोग्राफिक मेमोरी में रहेगा कि अभी तो सब कुछ समझ में आ गया तुम्हें, इट इज़ अप्रिशिएबल कि तुम्हें जो भी समझाया जा रहा है वो एकदम रेडीली समझ में आ रहा है, बट ये तुम्हारी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी में सेव हो रहा है, ये कॉन्टेक्चुअल मेमोरी में सेव नहीं हो रहा। इसको समझ रहे हो बात को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुमसे मैं कहूँ कि चलो अपन एक मैच देखते हैं, ठीक है। मैच मतलब कोई भी टेनिस का मैच। तो मैच देखा, अगर अपन ने उसकी रिकॉर्डिंग देखी है, अपन को सब समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसी ऐसी ड्यूज़ हुआ और ऐसा ऐसा सब अपनी तो फोटोग्राफिक मेमोरी में सेव हो जाता है। लेकिन अगर मैंने कहा तुमसे कि चलो अपन खेल लेते हैं टेनिस, तो वो तुम्हारे कॉन्टेक्चुअल मेमोरी में सेव होता है। और फिर तुम्हें टेनिस सिखाना मतलब आज से 2 साल बाद फिर से टेनिस खेलोगे, तो जिसने अभी टेनिस खुद से खेला है रैकेट पकड़ के, जिसने मारा है इधर से उधर, उसको सीखना ज़्यादा आसान रहेगा, वो तेज़ी से सीख पाएगा टेनिस को। तो बॉटम लाइन कि क्वेश्चन सॉल्व करके ख़त्म कर दो इसको, ताकि अपन 12th में जब अगले साल पहुँचें तो अपने को ऐसा ना लगे कि ये किस देश में रहती, किस देश में गंगा बहती थी और हम कहाँ आ गए चलते चलते, ऐसा ना लगे, ऐसा एलियन जैसा ना लगे कुछ भी, जो 99% लोगों के साथ होता है, क्योंकि वो उस टाइम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, क्योंकि अप्रिसिएशन करके उनको मज़ा आ जाता है और ऐसा फील आ जाता है कि हाँ समझ में आ गया, कि आएगा जब कर लेंगे, देखेंगे जब आएगा सब। तो ये गलत है। कॉन्टेक्चुअल मेमोरी में तभी सेव होगा व्हेन यू गो थ्रू इट बाय सॉल्विंग इट। सो प्लीज़ सॉल्व, एंड अगले साल आसानी होगी फिर मुझे तुम्हें पढ़ाने में। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। हाँ सर, बाय सर।